देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपके होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद भी उन पे तनकीद ना रुक सकी और इस्टेब्लिशमेंट को अभी तक तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान को रेड लाइन से खबरदार कर दिया है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अरशद शरीफ केस की मेडिकल रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श करार दी गई। आज रात तक मुकदमा दर्ज करने का कहा गया। और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने साइफर ऑडियो लीक में इमरान खान की तलबी के लिए FIA के नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया है। इसके अलावा भी खबरें शामिल करेंगे। मैं अपना प्लेटफॉर्म ओपन करती हूँ गेस्ट का, और अहमद सगीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्हें प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम इदारों की बात कर रहे हैं और दोबारा जो है वो सदर की तरफ से बड़ा अच्छा इकदाम है कि उन्होंने इमरान खान को कहा है कि आप अपनी सोशल मीडिया की टीम से कहें कि वो नए आर्मी चीफ पे तनकीद रोक दें, तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक इस बात को लेके चलना और नए आर्मी चीफ को भी तनकीद का निशाना बनाना, इसके पीछे क्या मोटिव है? देखिए, इसके पीछे जो वजह तो नजर आती है वो एक ही है, और वो ये है कि वो नए आर्मी चीफ को भी प्रेशराइज करना चाहते हैं ताकि वो उनकी बातें मान ले। और आज देखें ना, आज दस्तगीर साहब जो हैं, जो वजीर हैं गुजरांवाला से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा है कि जी अक्टूबर 2023 से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद इलेक्शन मुतवक्के हैं। अब अगर इस तरह की बातें खुद दस्तगीर साहब करेंगे या इस तरह की बातें हुकूमती क्वार्टर से आएंगी तो लाबहाला एक अनरेस्ट क्रिएट होगा अपोजिशन के अंदर। और अपोजिशन जो है वो उसको अब तो एक ही अपोजिशन है और वो PTI है, तो PTI तो फिर अपने अंदाज से उसको लेके चलेगी। उनका ख्याल है कि अगर आर्मी चीफ को हम प्रेशराइज कर लेंगे, मौजूदा आर्मी चीफ को, तो वो इन लोगों को प्रेशराइज करके और इनको अर्ली इलेक्शन या इलेक्शन अपने वक्त पे जो है ये कराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनका रवैया गलत है और ये तरीकाकार भी गलत है। उसकी वजह ये है कि जो आर्मी चीफ है वो खुदा ना खास्ता कोई भारत के आर्मी चीफ नहीं है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है। और ये जो फौज है ये कोई अमेरिका की फौज नहीं है, ये भी पाकिस्तान की फौज है, ना ही बांग्लादेश की फौज है। लिहाजा हमें अपने इदारों को और अपने लोगों को तनकीद करके और एक ऐसे तरीके से प्रेशर में लेके आना और अपनी बातें मनवाना, ये वतीरा जो है ये तर्क कर देना चाहिए। और हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इससे न सिर्फ ये कि पाकिस्तान से बाहर बल्कि हमारे दुश्मन भी जो है वो हम पे हंसते हैं कि यार ये किस किस्म के लोग हैं और इनको किस तरह की लस्ट है हुकूमत में रहने की या गवर्नमेंट बनाने की या पावर कॉरिडोर्स के अंदर घूमने की, या इनको किस किस्म की जो है इनको एक ग्रीड है इनके अंदर जो है कि ये इक़्तिदार में आना चाहती हैं और उसके लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे उसके लिए इनको इदारों को जो है उनको इदारों के ऊपर जो है दुश्मन तराजी करना पड़े, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाना पड़े, उनको बुरे बुरे अल्फाज से जो है जो लकब और अलकाबात जो है जो उन्होंने दिए हैं माजी में वो देने पड़े। सो ये एक वतीरा है और ये किसी एक पार्टी का नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही करती आई है। नहीं, अगर अच्छा अहमद साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी, अगर ये सियासी लड़ाई है तहरीक अदम एतमाद के बाद से हम देखें, उससे पहले भी खैर ये एक दोनों तमाम पार्टीज, ये PDM की बात कर लें और एक तरफ PTI की बात करें, इल्ज़ाम तराशी करती रही हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को बीच में लाना, इदारे को बीच में लाना, हमने देखा कि जनरल बाजवा के खिलाफ बड़ी काफ़ी पोस्ट हुई, उनके लिए ट्रोलिंग की गई सोशल मीडिया पर भी और काफ़ी बयानात भी दिए गए। अब नए आर्मी चीफ आए हैं और पुराने आर्मी चीफ ये कह के गए कि जी सियासत से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा जाएगा, फ़ौज गैर सियासी हो गई है। तो जब फ़ौज गैर सियासी हो गई तो उनको तनकीद के निशाना बनाने के कुछ समझ नहीं आता। देखिए, बात ये है कि गारंटी चाहिए होती है। सियासतदान एक दूसरे पे एतबार तो करते नहीं है, ना एतमाद करते हैं, इसलिए कि जो आता है इक़्तिदार में उसकी ख्वाहिश होती है कि वो वापस न जाए, झूठ ही हो जाए किसी तरह जो है उसका वापसी का सफर। लिहाजा उसके लिए वो परतोलते रहते हैं। उसके लिए आप देखें कि खान साहब ने भी जो है वो कोशिश की थी कि अगले 5 साल और उससे अगले 5 साल जो है वो किसी तरह मामला अपने तहत उनके हो जाएं। मौजूदा जो आए हुए हैं इनकी माजी में भी यही रही है और इससे पहले बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसी तरह कोशिश करती रही हैं कि किसी तरह से वो इक़्तिदार के साथ चिपके रहे। ये एक वतीरा है पाकिस्तान के अंदर।
اور اس کے لیے جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کو گارنٹی چاہیے ہوتی ہے. گارنٹی ایک ایسے شخص کی یا ایک ایسے ادارے کی جس کی اپنی کریڈیبلٹی ہو. پاکستان کے اندر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ فوج کی کریڈیبلٹی تو ضرور ہے, اور جو فوج کے جو سربراہان ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی ایک جو ہے ان کی ایک اپنی ساکھ ہے, اور وہ اگر کوئی بات کر دیں گے تو لوگ زیادہ اعتماد کرتے ہیں, زیادہ اعتبار کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ان پولیٹیکل لوگوں کے جو کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لاکھ پیٹتے رہے, کہتے رہے کہ ہم وقت پہ انتخابات کرا دیں گے, لیکن کسی کو بھی اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ گارنٹی چاہتے ہیں. عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف جو ہے وہ ان کو گارنٹی کریں کہ ہاں وقت پہ انتخابات ہو جائیں گے, تو وہ خاموش ہو جائیں گے, وہ اپنی تیاری کریں گے. اس کو لیکن آرمی چیف کی جو جاب ڈسکرپشن ہے یا آرمی چیف کا جو ایک کردار ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر وہ تو گارنٹیئر ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ الیکشن کی گارنٹی دے دیں یا حکومت بنانے کی گارنٹی دے دیں. دیکھیں آپ کانسٹیٹیوشنل اور آئینی کردار کی بات کر رہی ہیں. آئین میں تو کہیں بھی نہیں لکھا تھا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ اتنے سال تک جو ہے وہ بیٹھ کے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان بن کے بیٹھے رہے, یا ضیاء الحق جو ہے وہ 11 سال تک بیٹھے رہے, یا یحییٰ خان جو ہے وہ آ جائیں وہ جائیں نہ, یا ایوب خان صاحب جو ہے وہ ماشاء اللہ لگا دیں. تو کہیں آئین میں تو کہیں پہ بھی کچھ نہیں. تو ہمارے سیاستدان ڈکٹیٹرشپ کے مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آئے, اس کا مطلب دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل بات وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے اور بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے جب آپس میں میثاق جمہوریت کیا تھا تو ان کو وہ جو میثاق جمہوریت جو سائن کر لیا تھا اس کے باوجود ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن الٹیمیٹلی ان کو ایک دوسرے کو بار بار یقین دلانا پڑتا تھا کہ ہم اس کو فالو کریں گے اور وہ جو ہم نے طے کیا ہے اس کو ہم لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے, اور اس کی کوئی بھی شک جو ہے ایسی نہیں ہوگی کہ جس لہذا موجودہ حالات میں بھی جو ہے ان کو بھی ایک گارنٹی کی ضرورت ہے. پہلے گارنٹیاں بیچ میں امریکہ بھی دیتا رہا ہے ان کی, اب دیکھیں گارنٹیاں سعودی عرب نے بھی دی ہیں, گارنٹیاں قطر نے بھی دی ہے, گارنٹیاں ترکی بھی دیتا رہا ہے کسی لیول پہ, اور گارنٹیاں جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے بھی آرمی چیف دیتے رہے اور چائنا کی طرف سے بھی گارنٹی آتی رہی. لہذا اصل چیز ہے کہ کیا جو موجودہ بیٹھی ہوئی رجیم ہے کیا یہ الیکشن انتخابات وقت پہ کروائے گی؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ انتخابات وقت پہ ہو سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات نہیں ہیں اس طرف جا رہے ہیں, حالات ملک کے بہت کشیدہ ہیں, معاشی حالات تو بہت زیادہ obviously معاشی حالات جو ہے. اچھا, جیسے آپ نے گارنٹی اور آپ نے میثاق جمہوریت کی بات کی, تو عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ ہے وہ میں آپ کو ساتھی ہوں کہ اس قوم نے NRO 1 کی بھاری قیمت جو ہے وہ چکائی ہے. اب 2 مجرم خاندانوں اور ان کے حواریوں کی لوٹ مار سے 10 برس میں ہمارا جو قرضہ ہے وہ 4 گنا بڑھ گیا. NRO 2 کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ NRO 2 ہونے جا رہا ہے جس میں 1100 ارب کے جو کرپشن کے کیسز کو معافی اور استثناء دیا جائے گا. تو مطلب عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ NRO 1 ہوا, اب NRO 2 ہونے جا رہا ہے. ان کو ساری سیاسی نالج ہوتی ہے, لیکن جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تب انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی, تب ان کی ساری غلطیاں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جس کو چنا وہ غلط تھا, کسی کو وزیر خزانہ بنایا تو وہ غلطی تھی. تو یہ جو ان کے NRO 1 اور NRO 2 پہ جو تبصرہ ہے اس ٹویٹ کے اندر, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے. آپ نے خود ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ, اپنے ماتھے کے اس پوائنٹ پہ نیل رکھ کے اپنے اصل مسئلے کو جو ہے آپ نے جو مدعا ہے وہ اٹھایا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ خان صاحب جب خود اقتدار میں تھے تو پنجاب میں کیا ہوتا رہا. گلدار صاحب کی ناک کے نیچے وہ پنکی صاحبہ جو ان کی وائف تھی, ان کی مدد سے جو لوگ گل کھلاتے رہے ہیں, جس طرح لوگوں کی پوسٹنگز اور ٹرانسفرز ہوئی ہیں, اور جس طرح سے ان کی تقرریاں ہوئی ہیں, اور جتنے پیسے لیے جاتے رہے ہیں, یہ سارا اب تو سامنے آ چکا ہے. اس وقت خان صاحب نے اس کے اوپر کوئی آنکھیں بند کر رکھی تھی, خاموش تھے, بات ہی نہیں کر رہے تھے. خان نے بھی NRO دی ہے, ایسا نہیں کہ انہوں نے. ان کے زمانے میں میاں نواز شریف کب گئے تھے؟ عمران خان صاحب تھے. لاکھ کہتے رہے کہ جی وہ ہمیں انہوں نے بیوقوف بنایا, یہ کیا وہ کیا, لیکن ان کی اپنی ڈاکٹر تھی یاسمین راشد صاحبہ جو اس بورڈ کی ممبر تھی, اور وہ آپ دیکھیں صحت کی وزیر بھی تھی. انہوں نے خود بھیجا, ان کو نہیں پتا تھا کہ پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہے, یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. NRO تو انہوں نے بھی دیا ہے, اس کے کہنے پہ دیا ہے, کیوں دیا ہے یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن بہرحال انہوں نے NRO دیا ہے, اور یہ خود بھی NRO مانگ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ خود NRO نہیں, یہ ان کو نہیں تو مل بھی رہا ہے. ان کو آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں NRO مل رہا ہے؟ انہوں نے الیکشن کمیشن کی توہین کی تو وہ ساری آج درخواستیں جو ہیں وہ نپٹا دی گئی ہیں. پھر لاہور ہائی کورٹ نے جو سائفر آڈیو لیک تھا اس میں عمران خان کی طلبی کے لیے FIA کے نوٹس پہ عمل درآمد روک دیا, تو NRO تو ان کو یہاں بھی مل رہا ہے. جی دیکھیں, صرف یہی نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر اور بھی بہت سارے کیسز ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ہیلی کاپٹر کیس ہے اس کے اندر بھی ان کو تقریباً استثناء حاصل ہو چکی ہوئی ہے. ان کے اوپر
आप देखें इनके बहुत सारे वुज़रा ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे मामला किए हैं कि जो पकड़ में आ सकते थे लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आए, या तो रखा हुआ है या उनको जो है वो क्या। अब ये इसमें होगा क्या, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये एक अलग बहस है, लेकिन ये बात तय है कि खान साहब को जो है वो बहुत हद तक इस्तना दी जा चुकी है। मौजूदा गवर्नमेंट भी उनको बहुत एक लीनियंट एक रवैया है उनके साथ, उनकी बातों का, और वो जो करते आए हैं, उनकी जो उनके ऊपर जो केसेस हैं उसको लेकर के, तो मैं समझता हूँ आपकी बात में वजन है कि इनको एनआरओ दिया जा चुका है, लेकिन ये किसी और एनआरओ को, आप देखें ना, खान की एक आदत है कि वो थोड़े पे नहीं आता ना, वो ज्यादा मांगता है। उसको अब जो है और भी चाहिए, वो ये चाहता है कि मुझे एनआरओ एक दे दिया है, अब अगले 5 साल भी मुझे देंगे, फिर उसका एनआरओ एडवांस ही दे दें। शायद वो उनका इशारा उस तरफ है कि वो अगले 5 साल मांगते हैं और फिर 5 साल के बाद अगला एनआरओ भी मांगते हैं कि अगर मेरे वजीर या मुझसे कोई भूल हो जाए या मुझसे कोई गलती हो जाए, कोताही हो जाए, तो आप लोग प्लीज मुझे एडवांस में ही माफ कर दें, मुझ पर कोई केस ना किया जाए कभी भी किसी भी लेवल पे, चाहे मैं कितने भी बुरे लोगों को अपनी काबीना में रखूं, और मैं कुछ भी बोल लूं, उसको ना तौहीन समझा जाए, ना किसी इदारे के खिलाफ बयान समझा जाए, कोई बुरा ना माने। हाँ जी जी। अच्छा अहमद साहब, मैं एक और चीज़ पे चाहूँगी आपके राय के। अरशद शरीफ साहब की अगर बात की जाए तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आज़ाद खुद नोटिस लिया उसने, और 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इसमें शामिल होगी। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इस केस में क्या पेशरफ्त हो सकती है? देखिए मैं बताऊं, इस केस पे आप मेरी बात लिख लें, कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ जो है ये हीट ऑफ द मोमेंट है, इसको डाउन किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो मर्डर हुआ है वो पाकिस्तान में नहीं हुआ और मर्डर भी पाकिस्तान में नहीं है। हमारी कोर्ट क्या कर लेगी? यहाँ पे लोग जो है, मुझे बताएं कराची के अंदर वो जो क्या नाम था, शाहजेन बुख्ती था, वो जो शाहजेब कत्ल केस में, शाहजेब कत्ल केस के अंदर, वो मतलब है कि उसने मारा, छूट गया। यहाँ पे आप देखें लोग मारते हैं, कत्ल करते हैं बंदों को, कुछ अर्सा जेल में रहते हैं, उसके बाद छूट जाते हैं। पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे बहुत सारे सवालिया निशान पहले से मौजूद है, तो हम नहीं कह सकते कि जो है यहाँ पे किसी को जो है वो इंसाफ मिलेगा। मुझे बताएं कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कत्ल करके लोग भाग जाते हैं, बच जाते हैं और छूट जाते हैं। तो आप एक ऐसा कत्ल जो पाकिस्तान में हुआ ही नहीं है उसके ऊपर आप कितनी भी वो कर ले, मुझे बताएं क्या करेंगे? जाके वहाँ पे कीनिया के प्राइम मिनिस्टर को लाके यहाँ पे हम लटका देंगे इसको, या वहाँ के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को उठा के, पुलिस के लोगों को उठा के यहाँ पे बंद कर देंगे? किस तरह की बेवकूफ़ों वाली बात है ये? थोड़ा सा हीट ऑफ द मोमेंट है, लोगों की तरफ से एक प्रेशर है, कुछ इदारों का नाम लिया जा रहा था, कुछ और तरह की, जो आपको पता है यहाँ पे स्पेकुलेशन और रूमर्स तो हर वक्त गर्म रहती हैं कि को पता नहीं किसने कर दिया, क्या हो गया, और उसके पीछे की शायद कोई सियासी मुहर्रक है। सहाफियों की तरफ से भी प्रेशर बिल्डअप था, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन ऑब्वियसली। देखिए अब अरशद शरीफ साहब के बारे में बहुत सारी है कि एक बड़े टीवी चैनल के एक ओनर हैं जिन्होंने उसको कहा कि आप यहाँ से फलां मुल्क में चले जाएं। खान साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि जी आप पाकिस्तान में सेफ नहीं है, और यहाँ पे उनको पैगाम दिए गए एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में मुझे बताएं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप भी जानती हैं, उन्होंने बड़े तनकीद की है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उन्होंने बहुत कुछ कहा है, बोला है, और वो बार बार बोला है उन्होंने, वो तो आज तक जिंदा है, उनको तो कुछ नहीं हुआ। और एक बंदा जो पाकिस्तान में अच्छा भला था उसको उठा के पहले आपने दुबई भेज दिया, दुबई से आपने कीनिया भेज दिया, और कीनिया में आपने कत्ल करवा दिया, फिर उसका मलबा आपने एक इदारे पे डालने की कोशिश की। तो इसके पीछे तो मुझे एक सियासी मोटिव नजर आता है, एक पोलिटिकल मुहर्रिक था जिसकी वजह से जो है ये सारा कुछ किया गया है, और शायद किसी एक पोलिटिकल पार्टी की तरफ टाले जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर हाँ इसका अगर ये साबित हो गया कि अरशद शरीफ को भेजने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी है, और ये साबित हो गया कि उसको यहाँ से निकालने वाले वो लोग हैं जो उस वक्त की पॉलिटिकल वो जो रजीम थी और जो हुकूमत में बैठे हुए लोग थे, वो लोग थे जो कि बाद में अपोजिशन में चले गए, या बाद में जो आजकल जो अपोजिशन है, अगर ये उस तरफ गई बात तो फिर इसके नतायज और कॉन्सिक्वेंसेस गलत निकल सकते हैं, और उस नतीजे में आप देखें कि बड़े बड़े पर्दानशीन जो है वो सामने आ सकते हैं जिन्होंने इसके अंदर से, लेकिन उसके लिए बेहतर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है ना, कि बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट हो और उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया अहमद सगीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ प्रोग्राम में हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।